इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। नाव जर्जर ही सही पर लहरों से टकराती तो है। चलिए नमस्कार आप सभी को, आपके ही अपने प्यारे से इतिहास की कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इतिहास के सीरीज को शुरू करेंगे। क्लास 12th के एनसीईआरटी जो है वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो 12th के बच्चों के साथ साथ जितने भी, क्योंकि इस चीज को यूपीएससी लेवल तक के जो बच्चे होते हैं वो भी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, तो उनका जो पढ़ने का अंदाज होता है वो लाइन बाय लाइन रखते हैं ना। तो यहाँ लाइन बाय लाइन नहीं, साथ साथ एकदम विश्लेषण और प्लस में एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स होते हैं क्लास 12 से लेकर करके और बड़े लेवल के एग्जाम तक में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो किताबों में नहीं होते हैं लेकिन वहीं से प्रश्न आते हैं। तो उन सबको देखते चलेंगे, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ेंगे ना और कितना भी बेहतरीन आपको समझा लेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है एकदम बोर हो जाते हैं, उनको पढ़ने का मजा नहीं आता। इसीलिए इन सबको छुटकारा दिलाने के लिए इन सब की चर्चा करेंगे। जितनी किताबों में आपको नहीं मिलेगा उनसे ज्यादा आपको बताएंगे। केवल ये नहीं बता देंगे कि सेल खड़ी पत्थर का होता है, ये भी बताएंगे कि ये पत्थर आता कहां से था, इस पत्थर को और किस नाम से जानते हैं, क्या मुहर में इधर आप देख रहे हैं तो इसका पिक्चर इधर होगा भाई, तो नहीं, ये इधर होता है, दाहिनी ओर होता है, तो आपको बाईं ओर काहे मिल रहा है। तमाम तरह के चीजों के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तमाम तरह के ये आपका बाट है, ये मनके है, वो फलक है, तमाम तरह के कितनी बातें हम छोटी सी क्लासों में बताएंगे। आज के क्लास एकदम जीरो से शुरू करेंगे और देखते ही देखते आपके अंदर में बहुत ज्यादा जो है वो जानकारी और बहुत अच्छा बेहतरीन क्लास आपको मिलेगा। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हुए पूरा का पूरा टॉपिक पे आते हैं। तो 3 तरह की बातें हमारे तरफ ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले कोई आपको एक चीजें एनालिसिस करके हमने लिख करके चीजों को पढ़ाएंगे, है ना। तो 12th इतिहास इसको पढ़ने के लिए चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे, दारोगा हो, अलग अलग कोई भी एग्जाम जहां पे जीके जीएस आता है, और जीके जीएस में हिस्ट्री का जो वेटेज है वो हर एग्जाम में बढ़ता दिख रहा है, मतलब जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हिस्ट्री के सभी 3 खंड जो आप प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास, ये कक्षा 12वीं की किताब अगर पढ़ लेते हैं तो तीनों का तीनों क्लियर होगा। हाँ, लेकिन किताबें के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट, क्वेश्चन आता कैसे है ये पहले तो शिक्षक को भी जानकारी होना चाहिए। और एक अच्छे कुशल मार्गदर्शन में अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं फिर बार बार जो है वो पढ़ने की आपको नौबत नहीं आएगा, है ना। तो ये हम लोग सब चीज लिख लिख के समझाएंगे, इसलिए ताकि जब हम लिख लिख कर करके बोलेंगे तो आपको याद जो है वो जल्दी हो जाएगा। और प्लस में हम लोग नोट्स का भी सहारा लेते चलेंगे ताकि कोई पॉइंट छूटे भी नहीं, और लास्ट में आपको नोट्स भी दिया जाएगा, है ना, ताकि आपका समय का क्या हो तो बचत हो जाए। हमारे पास सारा कुछ है कंटेंट में। सबसे पहले हम लोग नोट्स जो होता है, जैसे चैप्टर शुरू करना है तो उस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एमसीक्यूज हो, सब चीज रेडी रहता है, उसके बाद ही चैप्टर को पढ़ाते हैं। तो ये चाहेंगे तो नोट्स भी हम आपको देंगे, लेकिन नोट्स लेना, ये नोट्स पे लाइन बाय लाइन बक देना, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसमें हम लोग जो चीज है उसको लिख लिख के बताएंगे तो आपको याद ज्यादा होगा, और लास्ट में हम आपको नोट्स देंगे। अच्छा, नोट्स देंगे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये ब्लैक बैकग्राउंड का नहीं मिलेगा, ताकि प्रिंट कराने जाएंगे ना तो ये कोई प्रिंट करेगा ही नहीं, कहेगा सर मेरा सारा तो इंक ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो वहां पे इसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट मिल जाएगा और लिखा हुआ अलग अलग आपको कलर से मिल जाएंगे, हाईलाइट किए हुए, ताकि फोन में भी पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा और प्रिंट भी कराएंगे तो ठीक रहेगा। फोन में पढ़ने के लिए अगर बैकग्राउंड ब्लैक हो तो और बेटर है। सारा कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स जो देंगे उसमें भी आप देख पाएंगे कि किस तरह से मोहरे वगैरह में अलग अलग यूनिकॉर्न जो जानवर है उन सबका पिक्चर आपको बना बनाया मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्लास के अंदर में। तो सबसे पहले जानेंगे कि भाई इतिहास क्या है। आपको जीरो मान के आपकी तैयारी कैसी है नहीं है इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़े हुए हैं, जानकारी अच्छी है तो थोड़ा सब्र की जरूरत है, और अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये क्लास आपका ही है, तो एकदम ध्यान से सुनेंगे। क्लास 12 के बच्चों से लेकर के बार बार बोल रहे कि किसी भी राज्य में किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करिए, दोबारा आपको हिस्ट्री की जरूरत पढ़ने की नौबत नहीं आएगा। तो चलिए बिना बकवास किए हुए आज सबसे पहले जाने कि इतिहास है क्या। बहुत सारे बच्चेपना जैसा एक बात बोलते हैं कि सर इति अबीती अबीती हुई बात को इतिहास कहते हैं, ऐसा लगता है कि शब्द में जान ही नहीं है। जब आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट हो गए हैं
तो आपको जो भी परिभाषा डेफिनेशन जो देना है ना कि भाई इतिहास क्या है, तो एक तरीका से देना है ताकि शब्द कम हो और बातें गहरी हो, इस पे आपको गौर करना है। तो चलिए उसी के ऊपर में काम करेंगे। तो देखिए आपको याद भी साथ साथ हो जाए और एकदम गहरी भी बातें आपको करा दे। तो दो वर्डिंग क्या आपको याद होगा, एक आपको कल याद हो जाएगा और एक आपको आज। ये दो शब्द क्या आप याद कर पाएंगे? बिल्कुल। कल का मतलब वो कल जो बीता हुआ कल है ना, और टुडे जो आज का है। तो ये दो वर्ड, अगर इसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक और वर्ड देते हैं, इसको तो आप याद कर लेंगे। बहुत पहले की घटना को क्या कहेंगे? तो प्राचीनतम कहेंगे गुरु। क्या कहेंगे? प्राचीनतम कहेंगे। और आजकल इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे? तो आधुनिक टाइम, इसको नवीनतम कहेंगे। नवीनतम कहेंगे। तो ये दो वर्डिंग आप याद रखेंगे, चाहे तो आप कल याद करें या आज याद कर लें या फिर प्राचीनतम नवीनतम याद कर लेंगे। जो जोड़ा आपको अच्छा लगता है आपको वो याद कर लेना है। सारा चीज आपको क्लास के अंदर में ही याद करा के भेजाएंगे, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। केवल बीच बीच में जो चीजें भुतलाएंगे, भूलने लगेंगे 1 सप्ताह 2 सप्ताह महीने के बाद, तो एक झलक आपको देखने की जरूरत होगा, है ना। चलिए तो ऐसे कैसे? तो देखिए भाई, कल हो चाहे आज हो, इसमें एक वर्डिंग बीच में डालेंगे, बस इतिहास का डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। कहीं भी बोलेंगे और लोग उसको ना तो काटेगा और फिर आपको लगेगा कि भाई ये एडवांस बच्चा है, तरीका से पढ़ा है। तो एक सार्वजनिक, ध्यान रखेंगे क्या है भाई? तो सार्वजनिक है। बात ध्यान से सुनेंगे। तो बोलते हैं ना कि पब्लिकली, अब यहां ध्यान से समझेंगे। तो कल और आज के बीच जो भी सार्वजनिक घटना है उसे ही इतिहास कहते हैं। ध्यान सुनेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर, याद रखेंगे, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर घटी जो भी घटना होती है, मतलब कैसी घटना? तो वो घटना सार्वजनिक होनी चाहिए। ये वर्डिंग पे गौर करेंगे, ये घटना कैसी होगी? तो ये घटना सार्वजनिक होगी। तो उसे ही क्या कहेंगे? तो उसे ही कहेंगे इतिहास। जैसे अगर हम बात कर लेंगे कि आप चल रहे, आपको ठेस लग गया, ये हो सकता है कि आपको ये हमें मौत हो जाए, तो बता वो इतिहास होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं। इतिहास कैसे होगा? आप बहुत ही एकदम लोकप्रिय व्यक्ति है ना, और जैसे मान के चलो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को अगर मौत हो जाए किसी तरह से, खुदा ना खास्ता, ठीक है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाएगा तो वो घटना सार्वजनिक घटना होगी या नहीं होगी? तो बिल्कुल होगी। तो जब वो सार्वजनिक घटना बन जाएगी तो उसे ही इतिहास कहेंगे। अब महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी की अगर बात कर लेंगे तो उनका जन्म, उनका मृत्यु, अलग अलग आंदोलन, है ना, तो वो क्या है? तो वो सार्वजनिक घटनाएं हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। बाकी आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप मर भी गए तो आपका गांव में टोला टाटी जाना, पूरा गांव खिलाए, है ना, 10 दिन 11 दिन के बाद, तो बस उतना ही में सिकुड़ गए, वो एक बहुत बड़ी घटना नहीं बनी, तो उसको इतिहास में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे छोटी छोटी को भी शामिल करने लगे तो इतिहास तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो एक एक बात हम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको समझ में आएगी कि या तो कहेंगे कि प्राचीनतम से नवीनतम के बीच घटी सार्वजनिक घटना को क्या कहेंगे? तो उसे ही कहेंगे इतिहास। नहीं तो आपको ये वर्ड में याद में दिक्कत हो रहा है तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि कल और आज के बीच सार्वजनिक घटना को ही क्या कहेंगे? तो इतिहास कहेंगे। सबसे अच्छा वर्ड ये है, वर्डिंग भी ठीक है, प्राचीनतम नवीनतम। प्राचीनतम वर्षों पहले की बात है और नवीनतम जो है वो लेटेस्ट टाइम में जो बीता हुआ कल है उसी की बात है। इस समय काल के बीच में जो भी सार्वजनिक घटना हुई है उसे ही क्या कहते हैं? तो इतिहास कहते हैं। तो ये तो सबसे पहले परिभाषा आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखें कि ये जो इतिहास के लिए जो हिस्ट्री वर्ड है, ये वर्ड आता कहां से है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो ये जो हिस्ट्री वर्डिंग की अगर हम बात कर लेंगे तो ये हिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे, सब चीज यहीं पे स्लाइड में रखेंगे ताकि कोई आपको दिक्कत जो है वो ना हो। चलो इधर ही कर देते हैं गुरु, है ना। चलिए अब हिस्ट्री वर्ड कैसे आया है, तो हिस्ट्री वर्ड आया कैसे है, इससे पहले इनके फादर के बारे में देखेंगे। फादर यानी जिसे क्या कहते हैं? तो जनक कहते हैं। आप जनक कह लीजिए, पिता कह लीजिए, अंग्रेजी में फादर कह लीजिए, एक ही बात होता है। तो इतिहास के जो जनक होते हैं, जो पिता होते हैं, वो किनको कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। तो एकदम याद कर लेना है
इतिहास के जनक कौन हो जाएंगे, तो इतिहास के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे हेरोडोटस। याद रखना है, हेरोडोटस हो जाएंगे। और ये हेरोडोटस जो है ना, ये आज के विद्वान नहीं है, ये प्राचीन काल के जो है वो इतिहासकार है। ध्यान सुनेंगे, प्राचीन काल के इतिहासकार है हेरोडोटस। अब प्राचीन काल क्या है, तो जब हम आपको जीरो मान ही लिए हैं तो छोटी छोटी बात भी आपको बताना ही पड़ेगा, ये तो हमारा फर्ज है। देखेंगे जीरो, ये ईसा मसीह, ईसाई धर्म पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ईसाई धर्म में अगर बात कर लेंगे तो उनके धर्म गुरु आप ईसा मसीह का नाम भी सुने होंगे, है ना। क्रिश्चियन वगैरह अलग अलग जगह पे सेंट मेरीज, तमाम तरह के जो स्कूल आते हैं क्रिश्चियन वगैरह का भी, तो वहां पे लोग क्या है, ईसा मसीह को मानते हैं ना। तो आप जानबे करते हैं क्रॉस का सिंबल होता है, अभी भी देखे होंगे, ईसा मसीह को मार के टांग देता है, एकदम किले किल ठोक देता है। तो ये ईसा मसीह को पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व में समय गणना के लिए ईसा मसीह के जन्म को जीरो माना गया है। क्या माना गया है? जीरो। अब ये जीरो के आगे में जो बढ़ते हैं ना, प्लस में, मतलब 1 हो गया तो फिर 2 हो गया, 3 हो गया, असेंडिंग, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, इसको बढ़ते क्रम बोलते हैं। तो आज जो है वो 2026 में या 2027 में या 2028 में देखिए क्लास, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आप जब भी देख रहे हैं तो ये से जीरो से बढ़ बढ़ के यहाँ जो आ गए ना, तो इसमें एक बात है कि ईसा मसीह के आगे के समय में, ठीक है, तो इसको ईस्वी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हिंदी में ईस्वी कहेंगे, एकदम याद रखना है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो बहुत सारे, अगर ईसा मसीह के जीरो माने हैं तो क्या आज से मान ले 2026, तो 2026 साल से पहले भी तो समय बीता होगा ना, पहले भी तो लोग होंगे ना। पृथ्वी का लाइफ हम लोग पढ़ेंगे, आदमी कब से आ रहे हैं, तो ये तो बहुत पहले की बात होगी, करोड़ों वर्ष पहले की पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो भाई उस समय के समय काल को घटाते क्रम में ला करके जीरो लाते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ 10,000 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, तो 10,000 साल है, इसके बाद घट करके 1000 साल भी आए होंगे, इसके बाद 500 वर्ष आए होंगे, और ऐसे घट के जीरो भी आया होगा। तो ये ईसा मसीह के जन्म को जीरो माना गया है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले, तो पहले को क्या कहते हैं? पूर्व कहते हैं। तो इसे कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? तो ईसा पूर्व, याद रखेंगे। अच्छा, अंग्रेजी में इसे क्राइस्ट कहते हैं, ईसा को क्या कहते हैं? क्राइस्ट कहते हैं। तो इसमें लगेगा ईसा पूर्व को लिखेंगे बीसी, जैसे हिंदी हो तो ईसा पूर्व लिखेंगे, लेकिन कई बार पूरे सेंटेंस अंग्रेजी में होता है और वहां पे वर्डिंग मान के चलिए कि आपको 1000 ईयर को शो कराना है, तो आप वहां पे 1000 और ये यहाँ पे लिखेंगे बीसी डॉट। समझ रहे बात ना? तो ये बीसी इंडिकेट करता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर का मतलब क्या होता है? आप बिफोर का मतलब पढ़े होंगे कि बिफोर का मतलब होता है के पहले। बिफोर का मतलब के पहले, तो क्राइस्ट के पहले मतलब ईसा के पहले, तो उसे ही कहते हैं ईसा पूर्व, और शॉर्टकट में लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और ईसा मसीह के बाद आगे की ओर लिखेंगे तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखाएंगे तो उसे एडी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एडी से डिनोट करेंगे, ठीक है, एनो डोमिनी इसी को बोलते हैं। तो ये, और हिंदी में बोलेंगे ईस्वी। तो दोनों बात, अगर आप सेंटेंस अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो ईस्वी में, अगर इधर की बात है, ईसा के आगे की बात है, तो एडी लिखेंगे, और ईसा के पहले के, ईसा के जन्म के पहले की कोई घटनाएं हो तो उसको लिखेंगे हम लोग बीसी से। हिंदी में बीसी को ही ईसा पूर्व लिखेंगे और एडी को ही क्या लिखेंगे? ईस्वी। तो ये बेसिक बात है जो इतिहास के बच्चों को आना चाहिए। अब ये किस लिए बताएं भाई? क्योंकि ये इसलिए बताएं ताकि अभी हेरोडोटस का समय का, देखिए बहुत सारे क्लास 9th है, 10th है बच्चे जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन ज्यादा पढ़ते हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाला हो चाहे आपका इंडिया वाला हो, तो उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता है एडी क्या है, बीसी क्या है, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। लेकिन अब यहाँ जो है वो आपको एडी और बीसी समझना है। 12th का पहला जो एनसीईआरटी का चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत पुरानी बातें की जानकारी आपको मिलेगा, वैदिक से पहले के भी। तो वो तो ईसा मसीह के जन्म से आप 2500 3000 साल पहले की घटना को पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको बीसी और एडी का खेल समझना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, मतलब जीरो में ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, इससे पहले अगर बात कर लेंगे तो 484 के आसपास में एक तथ्य आता है, लेकिन छोड़ दीजिए, ये सब प्राचीन काल में एक्यूरेट डेट बोलना ये बेकार हो जाएगा और इस तरह का सवाल भी नहीं आता है। तो आपको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व बोल देना है। ध्यान सुनेंगे, तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस का जो है वो कहीं ना कहीं समय काल है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हेरोडोटस उस समय भारत और फारस, भारत आज भारत तो भारत में है ही हम लोग, और फारस जो जानते हैं ना आप लोग, है ना, सऊदी अरब, ईरान, इराक का जो इलाका है वो सब फारस वाला ही है, फारस की खाड़ी भी उधर है।
तो फारस और भारत का बीच का रिलेशन कैसा था? उस समय पाकिस्तान भारत में ही आता था, ठीक है। तो भारत और फारस का बीच का जो रिलेशन था, इस रिलेशन को बताए हैं एक किताबों में हेरोडोटस। इनके एक प्रमुख किताब है, जिस किताब का नाम क्या है? तो किताब का नाम है हिस्टोरिका। याद रखेंगे, इनके किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। लो भाई, हिंदी में भी लिखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगा। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, ठीक है। तो ये हिस्टोरिका है। जब हमारी लिखी हुई वर्डिंग को देखेंगे ना, तो नोट्स पढ़ने में भी आपको इजी लगेगा। मतलब ये एहसास नहीं होगा कि इसमें ट कैसे लिखते हैं सर, ये कैसे लिखते हैं। तो सुन सुन के आप पढ़ेंगे, देख देख के, तो वो आपको नोट्स में भी हम ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हिस्टोरिका एक किताब था। ये किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस। अच्छा, हेरोडोटस कौन हो जाएंगे? तो हिस्ट्री के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अब ये ध्यान सुनेंगे, इसी किताब में एक ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल किए हेरोडोटस, जिस वर्ड को क्या कहते हैं? तो उस वर्ड को कहते हैं हिस्टोरिया। बात ध्यान से सुनेंगे, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हिस्टोरिया कहते हैं। तो ये हिस्टोरिया एक वर्ड का इस्तेमाल जो है वो हिस्टोरिका में हेरोडोटस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये कैसा वर्ड है? कई बार पूछे जाते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड है, याद रखेंगे, ये यूनान का शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान सुनेंगे। अच्छा, इस शब्द का अर्थ क्या निकलता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है भाई नॉलेज, यानी ज्ञान। याद रखेंगे, नॉलेज कहिए या ज्ञान कहिए, एक ही बात है, अलग बात नहीं है। तो इतनी सारी बातें याद रखेंगे। हेरोडोटस को इतिहास के जनक कहा जाता है। ये भारत और फारस के बीच का संबंध को दिखाए थे एक किताब में, जिस किताब का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका में भारत और फारस के बीच का संबंध का व्याख्या है, ठीक है। इसमें हालांकि वो चीजें अलग बात है कि वो अफवाह पे थे। अब जो इतिहास लिखे जाते हैं वो एविडेंस जरूरी है। बिना एविडेंस मतलब साक्ष्य का इतिहास अब नहीं लिखे जाते हैं ना। लेकिन पहले बहुत सारी चीजें, सुनी सुनाई बातों को भी लोग लिख देते थे। और इसमें बहुत अलग अलग बातें हैं। जब धीरे धीरे हम लोग चले आएंगे तो आपको सोचवाएंगे कि कैसे अलग अलग हिस्टोरियन आते हैं, वो अपना पक्ष लिखते हैं। इसीलिए किसी का भी आप पढ़ करके पूरी तरह से इतिहास में दावा नहीं कर सकते हैं। खास करके जब इस एविडेंस नहीं मिल पाता था, ये एविडेंस उलझा हुआ है, तो आप दावा नहीं कर सकते कि ऐसा ही घटना हुआ होगा, ये यही किए होंगे, क्योंकि सबने अपने अपने तरीके से इतिहास को लिखे है। तो अभी ओवर थिंकिंग कराएंगे तो दिक्कत होगा नए बच्चों को। तो आप एकदम जीरो से एकदम बेसिक से बात समझेंगे, और जैसे जैसे चैप्टर के अंदर जाएंगे आपको एकदम डीपली आपको समझने सुनने के लिए मिलेगा, है ना। चलिए, तो ये बातें हो गई। इनकी किताब हिस्टोरिका है और इसी में इन्होंने हिस्टोरिया जो है वो वर्ड का इस्तेमाल किए हैं। और हिस्टोरिया कैसा वर्ड है? तो हिस्टोरिया जो होता है वो आपका ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है। क्लियर है यहां तक? अब यहां ध्यान से समझिएगा, यहां समझने वाली बातें यह है कि इसका मतलब भी हिस्टोरिया का जो वर्ड है इसका होता है ज्ञान। और इसी हिस्टोरिया वर्ड से ही याद रखेंगे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ है। याद रखेंगे किसकी उत्पत्ति हुआ है? तो हिस्ट्री। जो आज इतिहास जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको अंग्रेजी में हिस्ट्री लिखते हैं ना, ये हिस्ट्री वर्ड आया कहां से? तो हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया वर्ड का अर्थ क्या होता है? नॉलेज। अच्छा, ये हिस्टोरिया कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले कौन किए? तो हेरोडोटस ने अपनी किताब हिस्टोरिका में किए। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत है तो आप आराम से इस पे सोच सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे। हर अगले क्लास में इन तमाम चीजों के ऊपर में आपको समझा दिए जाएंगे, जहां पे आपको हार्ड जैसा महसूस होता है उन सबको। यहां तक हमें लगता है किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, इसको भी अब हम लोग साइड करते हैं। अब हम लोग और बेसिक सवालों के ऊपर में आते हैं। तो इधर 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 लगा दे साइड में, ताकि कोई दिक्कत जो है वो ना हो। अब आप पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, अब थोड़ा सा अलग लेवल। ये सब तो बेसिक बात है जो कोई भी पढ़ाएंगे और कहीं भी आपको सीखने सुनने समझने के लिए मिल जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। अभी आप पढ़े होंगे कि 12th क्लास की किताबें भी देखेंगे एनसीईआरटी, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 है। भाग 1 क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास। भाग 2 क्या है? मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और भाग 3 क्या है भाई? तो आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये जो कभी सोचे हैं कि ये जो खंड है क्या कोई एक व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा? बिल्कुल किया गया है। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में, मतलब 3 खंडों में विभाजित करने का, 3 खंड कहिए, 3 भाग कहिए, 3 प्रकार कहिए, इस 3 खंड में विभाजित करने का श्रेय एक स्कॉटलैंड के इतिहासकार को जाता है। एक स्कॉटलैंड के रहने वाले एक इतिहासकार है, उनका नाम भी अभी बताएंगे। उन्होंने ही भारत में आए और यहाँ इतिहास जब पढ़े। अच्छा, एक बात और, ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में बहुत सारे अंग्रेजों के नाम सुन करके
हर लोग को लग जाता है कि ये ब्रिटेन से आया होगा। अगर आप ऐसा सोच लेते हैं बिना उनके बारे में जाने समझे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा कई बार, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू भारत में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो यूरोप के अलग अलग देश से आए थे, है ना। कोई आपका स्कॉटलैंड से थे, तो कोई आपका आयरलैंड से था, अलग अलग देशों से। आपको ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा तो एनी बेसेंट को देख लीजिए, भले ही वो आए थे यहाँ पे और भारतीय के लिए भी काम भी की वो महिला, है ना, लेकिन वो ब्रिटेन का नहीं है। और जैसे अभी हम एक इतिहासकार का नाम बताएंगे, वो भी ब्रिटेन का नहीं है। तो हर किसी अंग्रेज के बारे में नाम से ऐसा नहीं कर लीजिए कि अंग्रेज है ये ब्रिटेन से ही आया था, यूरोप के अलग अलग देश से भी आते थे। तो अभी एक बताएंगे नाम, इस व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। पहले तो ये किस देश से आए थे, तो इस देश का नाम है स्कॉटलैंड। याद रखेंगे देश का नाम क्या है, तो स्कॉटलैंड है जी। क्या है? स्कॉटलैंड। एकदम आराम से सुनते रहेंगे, सब चीज नोट्स देंगे, लेकिन यहाँ अगर टाइम आप देंगे तो आपको याद ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ वो उन्हीं को नोट्स मिलेगा जो क्लास को पूरी तरह से देखेंगे, पढ़ेंगे। केवल नोट्स के लिए आ रहे हैं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीरियस बच्चों के लिए ही नोट्स मिलेगा और सीरियस बच्चों के लिए क्लास, और दोनों के लिए आपको बीच में बताएंगे फी भी लगेगा। हालांकि वो फी बहुत ही नॉर्मल होगा, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई भी नोट्स ले रहा है पढ़े मत पढ़े, वैसा नहीं। सीरियस कैंडिडेट्स क्लास 12 के हो या किसी भी आप एग्जाम के, उससे मतलब नहीं बनता है। ध्यान सुनेंगे, ये ध्यान रखेंगे बात को। जो क्लास का जो फी होगा आपका, वो हिस्ट्री का क्लास तीनों बुक्स आपको पढ़ाए जाएंगे और बस 99 रुपया में, 99। लोग चिल्लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, सस्ता सब हम पढ़ाते हैं। आप देखेंगे तरीका न जाने कितने दिनों में हम आपको क्लास को अच्छे से खत्म करेंगे। महीना 6 महीना आपको कम से कम तो लगेगा ही लगेगा, है ना। और इतने बढ़िया और बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी से भी ज्यादा चीजें आपको पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी से भी ऊंची ओवर थिंकिंग आपको सोच आपको दिलाएंगे, है ना। मेंस के लिए आप तैयार होंगे किसी एग्जाम को, और इतने लेवल से तैयारी करेगा तो 12वां वाला बच्चा तो एकदम उसको लगेगा कि क्या यार एग्जाम का स्तर है, एकदम नीचे से पूछता है, हम इतना ऊपर पढ़ ले हैं, अब प्रश्न एकदम हल्का हल्का देता है। और बाकी जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो एकदम एनसीईआरटी आजकल एकदम छप रहा है, लाइन बाय लाइन छप रहा है, और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स लगा के भी छाप देगा, तैयो आप एकदम बना लीजिएगा। तो आपको एकदम सोचना नहीं है। क्लास बस और बस 99 रुपया मिलेगा। इससे सस्ता पूरे यूट्यूब पे कोई बेहतरीन तरीका से एप्लीकेशन मिला के आपको एक एक क्लास को आराम से पढ़ाए, ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। और अगर जो लोग नोट्स भी लेना चाहते हैं तो नोट्स का पूरा फुल नोट्स का चार्ज आपका 99 रुपया होगा। मतलब चैप्टर 1 से आप चाहे तो एक ही बार ले सकते हैं पूरा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 99 रुपया, तो एक साथ एक से लेकर के पूरे 12th एनसीईआरटी का आप एक बार नोट्स ले सकते हैं। और आप चाहे तो हर टॉपिक वाइज टॉपिक ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा है। तो 99 रुपया में आपका नोट्स और 99 रुपया में आपका क्लास। 12वां के बच्चा है और चाहते हैं कि हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पॉलिटी सबका नोट्स चाहिए सर, केवल नोट्स लेना है, तो आपको बस 99 रुपया ही में सबका नोट्स मिल जाएगा। तो इससे बेहतरीन जो है VR एजुकेशन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इतनी सस्ता आपको जो है वो पढ़ाई, सस्ता के साथ पूरी क्वालिटी का दावा यूट्यूब पे उसी के समकक्ष कोई आपको जो है से कि नहीं पढ़ाएंगे। उनके एप्लीकेशन में भी आप पढ़ करके देख लेंगे, नहीं होगा। और ऐसा हम फेंक नहीं रहे हैं। ऑफलाइन में क्लास 12 के बच्चे हमारे यहाँ अकेले अपने दम पे 450 से भी ज्यादा नंबर जो है वो दिलाए हैं। आप व्हाट्सएप पे आएंगे तो हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, जिसमें केवल अंग्रेजी और हिंदी के अलग टीचर है और आर्ट्स के सारे फैकल्टी जो है वो हमने खुद ही उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं और 10 सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस आधार पे हम आपसे बातें कर रहे हैं। और बाकी किसका एक्सपीरियंस है नहीं है, कौन जान रहा है या नहीं जान रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो समझा दे, काहे ना वो कल से ही पढ़ा रहा है, लेकिन आपको बेहतरीन से समझा रहा है, बेहतरीन नोट दे रहा है, और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद वहां से क्वेश्चन अगर आपसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा, पूरा का पूरा बन रहा है, तो उसके वही आपके लिए पूरा हीरो है, ठीक है। वो कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे। तो ये तो हम लोग बात कर लिए। अब याद रखेंगे स्कॉटलैंड को पुनः अपने टॉपिक पे आए। तो स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार है जी, इतिहासकार कहिए, विद्वान कहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस इतिहासकार का नाम याद रखना है आपको। इनका नाम है जेम्स। इनका नाम क्या है? तो जेम्स नाम है। इनका नाम क्या है? तो जेम्स नाम है। और जेम्स मिल, याद रखेंगे इनका नाम क्या है? जेम्स मिल। एक इतिहासकार का नाम, ये एकदम यूनिक बात बता रहे हैं। बड़े लेवल के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे, क्लास 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सुन करके रखिए ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। और ये नोट्स में भी हम आपको लिख करके दे देंगे। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले एक इतिहासकार है, और इन्होंने ही भारत में जब ये आए ना, भारत में आए तो यहां देखें कि
हिंदू है, मुस्लिम है और ब्रिटिश है, सबके अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने शासन किए। तो ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटे। तो इसमें आधार क्या बना है, तो ये आधार इनका धार्मिक वाला मामला था, धार्मिक, और एक जो है वो आपका शासक, याद रखेंगे रूलर्स कौन कौन शासन किए हैं। तो ये शासक और धार्मिक, ये 2 वर्डिंग को ध्यान रखेंगे, धार्मिक मसला और शासक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये भारत में जो इतिहास व्यतीत हुआ है इसको 3 खंडों में बांटे। तो सबसे पहले ये कैसे बांटे भाई, तो एक तो हिंदू में ध्यान रखेंगे कि पहले भारत में हिंदू रूलर्स थे, सही बात है कि जो शासक वगैरह थे वो हिंदू थे और पहले मुस्लिम आए नहीं थे, है ना। तो प्राचीन काल में पूरा का पूरा चला हिंदू, उसके बाद मुस्लिम लोगों का अटैक हुआ और मुस्लिम भारत में आए, शासन व्यवस्था शुरू हुआ, मुगल एम्पायर हो चाहे दिल्ली सल्तनत हो और छोटे छोटे और भी बहुत सारे साम्राज्य है, बहमनी साम्राज्य, तमाम तरह के। इसके अलावा जो है वो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियां भारत में जब आए तो पुर्तगाली के अलावे डच है, फ्रांस है, अंग्रेज की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी आई है ना, डेनमार्क की कंपनियां, डेनिश वगैरह है। तो इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उन कंपनियों में सभी कंपनियों को पीछे छोड़ करके प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने वाला कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, जिसको आमतौर पर ब्रिटेन की कंपनी हम लोग समझते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में बहुत लंबे समय तक जो है सत्ता अपने अधीन रखी और भारतीयों का शोषण भी किया, है ना। आर्थिक शोषण से लेकर के बहुत तरह के शोषण उसमें हम लोग पढ़ेंगे, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, धार्मिक चीजों में भी उलटफेर करने का मतलब छेड़छाड़ किए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखें कि एक टाइम में कहीं ना कहीं ब्रिटिश का अंग्रेजों को भी मिला। तो यहाँ पे अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ब्रिटिश कहा है। ये इतिहासकार, लेखक इतिहासकार का नाम क्या है, तो आपको जेम्स मिल गया। क्या मिल गया? जेम्स। जेम्स खाए बचपन में, जेम्स आता है खाने वाला, चॉकलेट की तरह रहता है, अलग अलग कलर का रहता है, फोड़ोगे तो पता नहीं चुसते चुसते लगता है कि अब फोड़ दे, अब फोड़ला के बाद थोड़ा सा हॉर्लिक्स जैसा लगता है। ये क्या कैसा फील होता है आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी अब हमें याद नहीं है पूरी तरह से, है ना। अब ध्यान से सुनेंगे बात को। तो ये 3 खंड बात ध्यान रखेंगे कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को ऐसे धार्मिक चीजों को मद्देनजर रखते हुए शासक कौन कौन किस समय में रूलर जो है वो शासन किए हैं, तो इस तरह से 3 खंडों में बांटे। और यही जो आपका प्राचीन समय में जो आपका हिंदू लोगों का शासन था, तो ये हमारी विधियां, हमारे रीति रिवाज, हमारे यहाँ के लोग, मूल भारतीय लोग, तो ये प्राचीन भारत का इतिहास कहला गया। ठीक है, तो ये प्राचीन भारत का इतिहास जिसे आप एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। और ये जो मुस्लिम लोगों का शासन था इसे हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। क्या कहते हैं? तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास कहेंगे, है ना, जिसको लोग मेडिवल हिस्ट्री या प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग, मिडाइवल हिस्ट्री अलग अलग जो बोलते हैं वही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो ब्रिटिश का जो शासन चला, यानी यूरोपीय कंपनियां वगैरह हैं, सत्ता अपने अधीन धीरे धीरे देखते देखते कर लिए, तो ये आपका रहा जी आधुनिक भारतीय इतिहास। याद रखेंगे, तो चाहे आप ये कहें कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये 3 खंड, या फिर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, याद रखेंगे इस तरह से भारतीय इतिहास को बांटे, तो ये आपका 3 खंड हो गया। तो अगर अब जो भी आप पढ़ते हो कि ये प्राचीन है, मध्यकालीन है या आधुनिक है, इसमें कुछ डेट से भी आप लोग आंकलन करते हैं। हालांकि इतिहास में डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इन पक्षों में परिवर्तन होता है तो इतिहास का फेज बदल जाता है। और ऐसा नहीं कि एक डेट से ही सभी के सभी समय में चेंजिंग आ जाता है। चेंजिंग, परिवर्तन आता है, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नेचर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक डेट से सब चीज बदल गया, एक डेट के पहले सब चीज अलग था, एक डेट के बाद सब चीज अलग हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चीजों में बदलाव होगा, लेकिन धीरे धीरे। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को समझने के लिए एक डेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। इतनी बेसिक बातें हो गई, यहां तक कि किसी को दिक्कत होगा तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, तमाम तरह की चीजें समझ रहे हैं। अभी क्या बताएं कि इतिहास क्या है, तो प्राचीनतम से नवीनतम के बीच में जो भी सार्वजनिक घटना घटी है उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, और इतिहास के पिता हेरोडोटस से 5वीं शताब्दी में किताब लिखे थे हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हिस्टोरिया एक शब्द का इस्तेमाल किए थे जो कि ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसी से ध्यान रखेंगे हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुआ है, तो कहेगा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति तो ग्रीक वर्ड से हुआ है। यहाँ तक याद रहेगा आपको। यहाँ देखें कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटने वाले लेखक है जिनका नाम जेम्स मिल है। ठीक है, क्या है भाई? तो जेम्स मिल है। और ये किस देश के रहने वाले थे? तो
तो जेम्स मिल जो है वो आपके स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इतनी बातें बेसिक है और हमें लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा। अभी हम लोग नोट्स में लिखे हैं कि जेम्स मिल की किताबें पब्लिश हुई थी 1817 ईस्वी में, तमाम तरह की बातें। अब आइए फर्स्ट पेज का हम लोग नोट्स आपको जो देंगे उस पे आकर के देखते हैं कहीं कोई चीजें छूट तो नहीं गया और इसको आपको नोट्स को पढ़ने में दिक्कत तो नहीं ना होगा। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर पे आएंगे। पहले कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक आपको तो जानकारी पहले हो जाए, उसके बाद आप उसके अंदर में पढ़ेंगे तो मजा आ जाए, है ना। तो इतिहास क्या है, यही सारी बातें जो अभी आपको समझाए वही है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास के जनक हेरोडोटस है और इनकी किताबें जो है हिस्टोरी का, जिसमें भारत और फारस के बीच का संबंधों का कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि भारत और फारस के बीच का जो संबंध है उसका उल्लेख भी यहाँ से मिलता है। और हम लोग देख लिए स्कॉटलैंड के एक इतिहासकार के बारे में जिनका नाम जेम्स मिल है। 1817 में इनकी किताब पब्लिश होती है। किताब का नाम भी याद रखना है, ये हिस्ट्री याद रखेंगे, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये किताब के लेखक कौन है भाई, तो ये किताब प्रकाशित होती है और इनके रचनाकार जेम्स मिल को माना जाता है। 1817 में प्रकाशित होता है और इसी में भारतीय इतिहास को 3 भागों में, 3 खंडों में धार्मिक और शासक वर्ग के आधार पर बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, जो कि आगे चल के हिंदू मतलब प्राचीन काल और मुसलमानों का जो समय काल है जिसे मध्यकालीन समझते हैं, और जो ब्रिटिशों का जो समय काल है उसे हम आधुनिक भारतीय इतिहास समझते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा अभी समय ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, कि आराम से जो बच्चा एक बार क्लास में बैठ गया तो उसको अब उठना नहीं है, उठेगा तो उसको डर है कि पिटा जाएगा, ये कुछ बोल देंगे सर जी, बेइज्जती हो जाएगा सबके सामने। लेकिन यहाँ ऑनलाइन वाला के तो कख नहीं आएगा, कख नहीं जाएगा, न गुरु देख रहा है न कुछ हो, और उसको न बेइज्जती से डर है न कुछ हो, और सोचेगा कि तनी बाहर जाते हैं टॉयलेट करके आते हैं, अब फिर ओकर लय टूट जाता है, अब आज शाम में पढ़ लेंगे, काल पढ़ लेंगे, कहिए पढ़ेगा कोई नहीं जानता है, समझ रहे बात ना। तो बहुत तरह की दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको लिख करके लाए हैं, जिसमें ज्यादा समय लगेगा, इसको समझिएगा। आज बहुत लंबा चौड़ा क्लास नहीं होगा, आज शुरुआत है, जो थोड़ी सी चीजों हम लोग करेंगे और अगले दिन चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे ताकि कुछ आपका बेस बन जाए तो पढ़ाने में मजा आ जाए, है ना। चलिए तो यहाँ पे समझिएगा, लिपि के आधार पे भी हम लोग इतिहास को 3 वर्ग में बांटते हैं। अभी तो हम लोग जेम्स मिलर इतिहासकार बांट लिए, जो प्राचीन आधुनिक ये सब पढ़ते हैं। अब लिपि है, लिपि के आधार पर भी भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक प्रागैतिहासिक काल होता है, एक अर्ध ऐतिहासिक काल होता है और एक ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिकल पीरियड। तो तीनों के ऊपर में अभी बात करेंगे, यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिपि के आधार पे भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपको याद रखना है भाई, 3 भागों में। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ तक की बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अंग्रेजी में इसे ही प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, और हिस्टोरिकल पीरियड यानी जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या है भाई, मोटा मोटी अभी समझते हैं। तो देखिए, एक ऐसा समय भारतीय इतिहास में गुजरा है, या पूरे दुनिया के इतिहास में गुजरा है, कि जिस समय कुछ साक्ष्य तो मिलते हैं कि मानव इन वस्तुओं का इस्तेमाल करता था। ये पुरानी मानव की हड्डियां हैं, कुछ पत्थर जहां पे वो लोग पत्थरों को काट के रहते थे, ये कटा हुआ उस तरह के प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, वहां रहते थे। कुछ उन सबसे संबंधित एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, समझ रहे बात। लेकिन वो लिखा हुआ नहीं मिला। तो लिखा हुआ नहीं मिला है तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, लिखा रहेगा तब ना पढ़ेंगे भाई। तो ना तो लिखल है ना पढ़ल गया है, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। खास करके इस समय पत्थरों का काल है, जहां मानव का विकास से लेकर के सारा चीज मानव मुख्य रूप से पत्थरों पर निर्भर है। अपने लिए रहने के लिए घर बनाना नहीं आता, पत्थर में गुफा उफा में छिपल रहे, समझ बात। उसके आला भाला सब का प्रयोग जो हो रहा है, शिकार करने के लिए जानवरों को मार रहा है तो पत्थर का नुकीला बनाया हुआ है और उसी से भोंक भाग दे रहा है जानवर को। मतलब पत्थर ही उसका जीवन का मुख्य आधार है। तो इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं, यानी स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोन एज। तो पहला हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल, जिसे आमतौर पर पाषाण काल या आप स्टोन एज के नाम से जानते हैं, है ना। और इसके भी 3 खंड देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। अगला है अर्ध ऐतिहासिक काल। मतलब अर्ध ऐतिहासिक काल में समझना है कि चीजें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा ही नहीं गया है। मतलब वो लोग किस लिपि में, किस भाषा में लिखे हैं, आज तक उनकी भाषा ही नहीं पढ़े। तो लिखा हुआ मिला है, किसी बर्तन पे, तांबे के प्लेट पे, अलग अलग जगह पे लिखे हुए मिले हैं। कठोर सतह पे भी है, ताकि अभी भी वो खराब नहीं हुआ है,
वो लिखा हुआ है लेकिन उसके लिपि, उसके भाषा को नहीं पढ़ने के कारण वो अधूरा है, तो इसे आर्ध ऐतिहासिक काल के भाग में रखते हैं। जैसे आप इसी में देखेंगे तो आर्ध ऐतिहासिक काल में ही देखेंगे, तो अब यहाँ अच्छे से दिखे या ना देखे, हमारी बातों को आपको सुनते चलना है। तो आर्ध ऐतिहासिक काल में ही देखे गुरु, तो इसी में आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इधर देख लेंगे कि इसी में आपको समझाया जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता एक, और एक हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आपका पहला चैप्टर यहीं से शुरू होगा, जिसे किताबों में ईंटे, मनके तथा अस्थियां के नाम से जाना जाता है, और ऐसे आमतौर पर लोग सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता ये पढ़ते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व एक लगभग माना गया है। तो ये जो आप पढ़ते हो विकसित हड़प्पा का मोटा मोटी ये समय काल है, तो ये लिखा गया है। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, समझ रहे बात ना। हड़प्पा वासी लिखे हैं अपने समय में, लेकिन आज तक हम लोग पढ़ ही नहीं पाए कि क्या लिखे हैं, तो ये अधूरी रह गई ना। तो ये आर्ध ऐतिहासिक काल है, ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहेंगे, आर्ध ऐतिहासिक काल। लेकिन जो जितना पढ़ते हैं उतना ही कंफ्यूजन होता है, खास कर करके सही मार्गदर्शन में नहीं पढ़ेंगे और आप ज्यादा किताब पढ़ रहे हैं, ज्यादा इधर उधर, तो कंफ्यूजन लेके ज्यादा बैठिएगा। अगर सही गुरु के पास में अगर सही तरीके से आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं लगता है कि कंफ्यूजन आपको होगा। दिमाग एक लाइब्रेरी की तरह है, जैसे जैसे आप उसको रखेंगे वैसे वैसे आपको ये पता हो जाएगा। इसीलिए यहाँ डेट भी आपको याद करने का झंझट नहीं होगा, केवल घटनाओं के ऊपर में जोर दीजिए, डेट ऑटोमेटिक दिमाग दम सेट कर लेगा। आपके पास 10 किताबें होंगे और ड्रोवर में, अलमीरा में, कहीं भी आप रखे होंगे, तो आप जानते हैं कि किधर इतिहास की किताबें रखते हैं, किधर साइंस के बुक्स है, किधर अलग अलग है, किधर कॉपी है, किधर क्या है। ठीक उसी तरह से आप जब घटनाओं पे जोर देके और क्रम से जब पढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं, है ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग आपका सेट करके रखेगा कि किस घटना कौन से डेट में हुआ है। तो डेट नहीं याद रखना है, डेट के पीछे का जो घटना है उसको ध्यान रखेंगे, डेट तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। सर बात, बहुत सारे लोग इतिहास में डेट को लेकर परेशान होते हैं, तो कुछ कुछ चीजें आप अपने दिमाग को समझा लीजिए, क्योंकि दिमाग बड़ा बौड़ाहा होता है, कखनी कहने से कहने भागेगा, कहने से क्या आपको सोचवाएगा कराएगा, ये कोई गारंटी नहीं। और आप पढ़ने वाले विद्यार्थी, आपको ज्ञान है तो इसको काबू में करना पहले सीखिए, उसके बाद स्टडी पे आएंगे। तो अब ध्यान सुनेंगे, कहते हैं ना कि मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। सुनो बात, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करिएगा, ज्यादा कंफ्यूजन, कोई अध्ययन नहीं, कोई कंफ्यूजन है, जो पढ़वे नहीं करता को कंफ्यूजन है जी, कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान सुनेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन आपका बनेगा कि सर अभी कह रहे हैं कि लिखा हुआ है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो वेद की जो रचना हुआ है वैदिक काल में, जो वेद बना वो तो सब संस्कृत वगैरह में है, तो वो तो पढ़ा गया है ना, तो उसके बारे में तो जानकारी लेते हैं। अब देखिए, आर्ध ऐतिहासिक काल में वो भी भाग आते हैं कि जो समय बीत रहा अभी और उससे संबंधित बातें लिखी जा रही है वर्षों बाद में। ध्यान सुनेंगे, मतलब वैदिक काल में जो चारों वेदों की रचना हुआ, जैसे सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुआ, तो वैदिक का समय जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास का समय अलग गुजर रहा है, और उससे संबंधित बातें लिखी जा रही अलग। ध्यान सुनेंगे, आज कोई घटना घट गया 50 साल 100 साल के बाद किसी ने उस घटना को सुना या जाना, समझ बात, और उससे उसके अपनी बातों को लिख रहा है। कुछ 100 साल के बाद समय जो बदला, बदलते समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बातें भी जोड़ दिया, समझ बात ना। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से पूर्ण होगा, ये संदिग्ध भरा काल है, समझ बात है ना। तो ये पूरी तरह से आप इस पे और दावा नहीं कर सकते, हालांकि इस इतिहास में तो ऐसे भी दावा नहीं किया जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा, समझ बात, क्योंकि लिखने वाले लेखक पे डिपेंड है। आप आगे पढ़ेंगे तो मान लेके चलिए, हिस्टोरियन अगर हिंदू है, हिस्टोरियन अगर मुस्लिम है, हिस्टोरियन अगर विदेश का है, या हिस्टोरियन नीची जाति का है, हिस्टोरियन ऊंची जाति का है, डिपेंड इस पे भी करता है, समझ बात ना। बहुत कम ऐसे हिस्टोरियन है जो ना तो अपनी जाति देखे, ना तो अपना धर्म देखा, ना तो अपना देश देखा, और निष्पक्ष भाव से लिखा। बाकी लगभग हिस्टोरियन कहीं ना कहीं अपना पक्ष उसमें दिखा ही देते हैं, समझ बात ना। जैसे निचली जाति के अगर हिस्टोरियन है तो उचली जाति के ऊपर में ज्यादा कटाक्ष मारते हैं, अगर उचली जाति के हिस्टोरियन है तो निचली जाति के साथ हुए भेदभाव को कहीं ना कहीं दबाना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको आते हैं। तो इतिहास पढ़ने समय में आपको भी अपना सावधानी रखना पड़ेगा कि जो चीजें सत्य है पढ़ना है, ये नहीं कि अपना ही जाति अपना धर्म के बात है एकदम करेजा फुला देना है, एकदम पूरा पावर में आ जाना है, और दूसरा धर्म के बड़ाई चल रहा है तो मरुआ जाना नहीं। आपको अपना जाति धर्म ये सब नागरिकता सब ताखा पे रख करके सबके भाईचारा के नाते एकदम पढ़िए, आनंद लीजिए, मजा लीजिए इतिहास का, है ना। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा,
ज्यादा बोलेंगे पहला क्लास में पचबो नहीं करेगा, लगे बकवास करते हैं ज्यादा सर। अब सुनिए, तो वैदिक काल में जो वैदिक पीरियड है, इसमें समय चला है कब और उससे संबंधित बातें लिखी गई है बाद में, तो ये भी जो आपका हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। समझ रहे बात ना। अब ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे, तो ऐतिहासिक काल उसको कहेंगे कि जिस समय समय चल रहा है उसी समय काल में आगे पीछे जो है वो लिखी जाए। आगे पीछे मतलब बहुत ज्यादा समय का फेर नहीं है। जैसे अगर मान के चलिए कि मौर्य वंश चल रहा है, तो मौर्य वंश में उसी समय में है मेगास्थनीज दरबार में आ रहे हैं, इंडिका किताबें लिखी जा रही है, उस किताब में इंडिका हो, अर्थशास्त्र हो चाणक्य जी का, तो समय उसी समय काल के बारे में उसी समय काल के पुस्तकों में लिखी जा रही है। तो ये आपको क्या है, अच्छा लिखी भी गई है, उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं, तो ये आपका ऐतिहासिक काल हो गया। समझ रहे बात। तो इस तरह से लिपि के आधार पे इतिहास को कितने वर्गों में बांटते, 3 वर्ग में। एक आपका लिखा गया है, लिखा ही नहीं गया है ना, तो मानो लिखना पढ़ना जानता ही नहीं होगा, कोई लिपि उपी भाषा का विकास नहीं हुआ होगा, है ना, तो उस समय याद रखेंगे उस समय काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, लिखा है पढ़ नहीं पाए हैं या समय बीता है उस समय नहीं लिखा गया बाद में लिखा गया है, तो उसे कहते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। और तीसरा फेज हिस्टोरिकल पीरियड जो ऐतिहासिक काल होता है, जिसमें समय भी बीत रहा है, चीजें लिखा भी रही है, तो ये आपका ऐतिहासिक काल हो गया। ठीक, और इसी में आप लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से चैप्टर अगले क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले भी एक ओवरव्यू समझ जाइए कि पाषाण काल को भी अगर देखेंगे तो इसमें 3 खंड होते हैं। एक तो पाषाण के सबसे पहले वाला जिसे पूरा पाषाण कहते हैं, फिर बीच वाला मध्य वाला जिसे मध्य पाषाण, और पाषाण अंतिम अवस्था पे हो जाएगी नव पाषाण, उसके बाद अर्ध ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाएगी। तो ये तीनों का क्रम आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको पाषाण काल के बारे में 12th वाले बच्चों को पढ़ना नहीं है, एक झलक 12th हिस्ट्री शुरू करने से पहले आगे और पीछे समझना बहुत जरूरी है। जैसे ईसा पूर्व है, ईसवी है, ये आप जो हड़प्पा पढ़ रहे हैं उससे पहले भी कुछ हुआ है ये नहीं हुआ है, हड़प्पा पढ़ रहे हैं तो वो कौन कैटेगरी में आएगा, वो आपका अर्ध ऐतिहासिक काल में आएगा, ऐतिहासिक काल में आएगा, ये पाषाण काल में आएगा, ये सब की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो इसमें पत्थरों का भी हेर फेर मिलेगा आपको, बाकी डिटेल से पढ़ेंगे तो कि पत्थरों जो है उसमें औजारों में मोटे इस्तेमाल होते हैं, बीच में पतले होने लगे, यहाँ तक आते आते लगा के मारते हैं भोंक के, तब भोंकाता नहीं है, बकरा बकरी के लगता है, अब पेटकुनिया उठ करके भाग जाता है, तो एक भाला दम पातरा कर लगा कि मारेंगे एकदम तो छेद कर देगा, जानवर में भोंका जाएगा, वो में भोंका रह जाएगा, आराम से शिकार मिल जाएगा, तमाम तरह की बातें हैं। तो ये आपका पहले है पूरा पाषाण काल, है ना, इसी को अंग्रेजी में पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, और ये आपका मेसोलिथिक हो जाएगा, और ये आपका नियोलिथिक हो जाएगा। ठीक, अब ये ध्यान सुनेंगे, इसमें टाइम भी सेट करना है एक लगभग एक दिमाग में कि कब से कब, तो कब से आ रहा है ये तो कोई नहीं जानता है, तो इसीलिए अज्ञात समय लिख दिया है। अज्ञात समय से लेकर तकरीबन 8000 ईसा पूर्व के आसपास ये पूरा पाषाण काल कहलाता है, और 8000 से 4000 आते आते ये पाषाण का मध्य वाला भाग, इसे मध्य पाषाण कहते हैं। याद रखना है आपको, क्या कहते हैं, मध्य पाषाण। और ये 8000 से 4000 आते आते ये हो गया नव पाषाण। इसी समय काल में मनुष्य जो है वो खेती करना सीख जाएगा जी, और जब खेती करना सीख जाएगा तो खेती ही मानव को अस्थायी बनाएगा। अब इधर उधर शिकार करना, इन्हें भागना उन्हें चारा के तलाश, इन्हें चारा के तलाश, इस तरह की नौबत जो है वो नहीं आएगा। तो मानव को अस्थायी बनाएगा कौन, कृषि बनाएगा। काहे कि एक दो दिन में फसल तैयार नहीं होता है, 6 महीना में एक फसल काटिएगा फिर एक फसल लगाइएगा, 2 फसल तो कम से कम उस टाइम पे भी साल में होते ही थे। तो खेती बाड़ी का जब काम मानव सीख लिया, करने लगा, तो मनुष्य को ये अस्थायी बना दिया, है ना। तो अस्थायी जब मानव रहेंगे, उनके मकान होंगे, एक जगह लोग बसेंगे, बोली का विकास होगा, भाषा का विकास होगा, मानव रहने के लिए सामाजिक संरचना बनाएगा, कैसे रहना नहीं रहना है, क्या नियम होगा वहां पे नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से एक सिविलाइजेशन विकसित हो जाता है जिसे सभ्यता कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो अब यहाँ के बाद सभ्यता पढ़ेंगे, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब बेसिक समझ रहे हैं आप टर्म को। इतिहास एकदम अपना क्रम से चलता है, तो अगर यही क्रम अगर आप मेंटेन किए रहेंगे तो ना तो आपको डेट का कोई दिक्कत होगा, और ना तो आपको हिस्ट्री जैसे डर लगता है कि एकदम समझने में, उसका भी दिक्कत नहीं होगा। आप इंजॉय करके पढ़िएगा, है ना। चलिए, तो ये बातें आपको है। और अर्ध ऐतिहासिक काल में यहाँ से सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से लेकर के 1500, मतलब ये बीच का ऐसा टाइम पीरियड रहेगा अपने इंडिया के में कि अभी मानव धीरे धीरे, कोई चीज थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे होगा, मानव धीरे धीरे खेती करना शुरू करेगा। आप लोग जो हड़प्पा पढ़ते हैं
हड़प्पा पढ़ लेते हैं, लेकिन हड़प्पा से भी पहले आरंभिक हड़प्पा का संज्ञा दिया जाता है, जिस समय आप कहते हैं ना कि हड़प्पा नगरीय सभ्यता ये है वो है, ऐसे नहीं किया जाता है, आपको क्रम से पढ़ना होता है। कोई नगरीय सभ्यता डायरेक्ट नगर नहीं आता है, पहले ये दिमाग में रख लो। वो टीचर लोल है जो लोल बताता है आपको कि डायरेक्ट कहता है कि बाबू रे पहले नगरीय सभ्यता बाद में ग्रामीण सभ्यता, समझ रहे बात ना, ये तो एकदम मजा वाला बात है, मजा हो ही नहीं सकता है, इतिहास धीरे धीरे आएगा। ऐसा हो सकता है कि आदमी सीधे आया तब पढ़ा लिखा आया और बाद के आदमी सब ढेल मार, कॉपियों नहीं जानता, कलमों नहीं जानता, ऐसा होगा? धीरे धीरे ना आदमी विकास करेगा भाई। तो आप जो हड़प्पा पढ़ते हैं वो विकसित हड़प्पा का काल पढ़ते हैं, लेकिन विकसित हड़प्पा के काल से पहले वहीं पे याद रखेंगे आरंभिक हड़प्पा था, जहां पे मानव अभी धीरे धीरे मर मकान बनाने के लिए, नाला नाली बनाने के लिए, सड़क उड़क बनाने के लिए सीख रहा था, समझ रहे बात ना। तो वो धीरे धीरे विकसित हुआ और आप पढ़ते हैं डायरेक्ट विकसित, और उसके बाद सभ्यता नष्ट होगी, फिर ग्रामीण सभ्यता आएगी। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, हम जब आपको पढ़ाएंगे ना, क्रम भी मेंटेन रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं ये भी मेंटेन रखेंगे, मतलब ओवरऑल कोई आपको इशू जो है वो हिस्ट्री में इसके बाद होने वाला नहीं है। और बाकी कोई तरह के सवाल जवाब है तो आप हमसे डायरेक्ट जो है वो पूछ सकते हैं। एक बात और करना चाहेंगे कि जो सीरीज कंफर्म लेना चाहते हैं भाई, कंफर्म अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, यूट्यूब को क्या है पता नहीं, मन में आएगा तो कोई वीडियो यूट्यूब पर रह जाएगा, कोई वीडियो हटा देंगे, कभी कोई प्राइवेट कर दे, उससे मतलब नहीं। तो आप एप्लीकेशन से सीधा जुड़ जाइए। एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए 99 रुपया पेमेंट आपको करना है, इसी नंबर पे 8825 और 376 और 551, ठीक है। इसी नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है, पहले एक आध कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दे देंगे। इसी पे 99 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन का हम लिंक देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करिए। कोई रजिस्टर होने में, लॉगिन होने में कोई दिक्कत होगा तो हम आपको गाइड भी कर देंगे, आराम से लॉगिन हो जाइएगा, आराम से एक एक क्लास अपना जो है वो शुरू कर लेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे तैयारी जो है कराएंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। आपको समय की बचत कर देंगे। तो ये आप समझ में आ गया, ये हम लोग पढ़ेंगे वैदिक वाला भी और आपका सिंधु घाटी भी। टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे, वैदिक 1500 से 600 ईसा पूर्व में, सब ईसा पूर्व में चलेगा। इसको आगे जब पढ़ाएंगे तो 2 खंडों में बांट देंगे कि ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि हड़प्पा वाला जो है भाई, झूठों में आप पढ़ते होंगे, डायरेक्ट कोई पढ़ा देगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता, ये है, प्रश्न भी आएगा, लेकिन आपको वहां सतर्क करेंगे कि अरे ये लोग के टीना तो मिलबे नहीं करता था, तो कांसा कैसे बनाएगा, कांसा कैसे बनता है, कांसा को अंग्रेजी में ब्रॉन्ज कहते हैं, ब्रॉन्ज कैसे बनेगा, तांबा और टीना से। ये लोग बहुत कम, नग के बराबर टीना इस्तेमाल करते थे, क्योंकि भारत के बालाडीला में जो तांबा होता है ना, याद रखें बस्तर जिला है, बालाडीला बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, और वहां भारत में तांबा पाया जाता है, मात्र एक ऐसा जगह, और सबसे ज्यादा वहीं पे पाया जाता है, तांबा नहीं टीना बोला रहा है, इसीलिए कहते हैं नोट्स में सब क्लियर रहेगा। तो ये बस्तर जिला जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां पे टीना पाया जाता है, भारत में सबसे ज्यादा टीना पाया जाता है। तो बस्तर जिला तक ये सब तो हड़प्पा वाला आता ही नहीं था, ये लोग ईरान अफगानिस्तान जाते थे और उधर से लाने में सामग्री महंगा पड़ जाता था, कॉस्टली होता था। तो टीना झूठ मूठ क्या है, बहुत कम, न के बराबर, मुख्य रूप से ये सब तांबा का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए हम आपको बता दें कि तांबा जो है, याद रखेंगे, तांबा धातु बहुत ज्यादा कठोर नहीं होता है, और कठोर नहीं होने के कारण खेती बाड़ी में जुताई से संबंधित हल हो चाहे फावड़ा हो, इन सब में, चाहे हसुआ हो, इस तरह के खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाने वाले जो औजार है उसका तांबा के नहीं बन सकता है। हाँ, कांसा, तांबा और टीना मिला करके थोड़ा सा कठोर हो जाता है धातु में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, जब यही लोहा आ जाएगा, लोहा के खोज जो है कहीं ना कहीं वो वैदिक को भी अलग कर देगा, यानी लोहा के पहले का वैदिक, लोहा के बाद का वैदिक चेंजिंग होगा। इसी समय वैदिक काल में 1000 में जो लोहा आएगा, तो ये 1000 से 1500 हम लोग अलग बांट के देखेंगे, ऋग वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पढ़ाते चलेंगे। पहले तो पहला चैप्टर क्लियर करेंगे, सेकंड चैप्टर में आपको वैदिक काल से जानकारी देंगे और प्राचीन काल के कई चीजों के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि मगध का महाजनपद के बारे में, मगध का उत्कर्ष कैसे हो रहा है, बीच में मगध के उत्कर्ष में ही हम लोग कई अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका अगर वंश के बारे में बात कर लेंगे तो महापद्म नंद के नंद वंश तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले जो है वो आपका बिंबिसार वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश में। तो हर्यक वंश है, इसके अलावा आपका शुंग वंश है। प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे वंश चलेंगे, कुछ वंश ऐसे जो होंगे जो मौर्य के विघटन के बाद होंगे, है ना,
देसी है, विदेशी है, सब तरह की बात करेंगे। तो इसी में आपका शुंग वंश, सातवाहन वंश, मौर्य काल, नंद वंश, हर्यक वंश, सब आपको प्राचीन काल में आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 12th हिस्ट्री का, तो आपका एनसीईआरटी की भी बातें और प्लस फैक्चुअल भी बातें हम लोग करेंगे। तो एक ओवरऑल जान लीजिए कि 600 ईसा पूर्व से लेके जहां उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा है, महाजनपद की शुरुआत हो रहा है, वहां से लेके 712 तक, हालांकि डेट तय नहीं करता है एक पार्टिकुलर डेट कि यहां से इतिहास का फेज बदल जाएगा, लेकिन एक मानते हैं क्योंकि 712 में ही सिंध के देवल प्रांतों पे 17 साल का एक लौंडा का आक्रमण हो जाता है। पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है सिंध के देवल प्रांत पे, दाहिर का वो इलाका है, और करने वाला 17 साल का लौंडा मोहम्मद बिन कासिम है। ध्यान सुने, मोहम्मद कासिम का आक्रमण होता है और वहीं से मुस्लिम का धीरे धीरे भारत में जो है वो फैलाव शुरू हो जाएगा और जजिया उजिया तमाम तरह के कर भी लग जाएंगे और धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ेंगे और धीरे धीरे अटैक पे अटैक होगा, तरह तरह के लोग आएंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर ये सब आ जाएगा। तो मध्यकालीन वगैरह पढ़ेंगे, मुगलों का समय, सल्तनत का काल, ये मुस्लिम जो समय काल चलेगा ये मध्यकालीन, मतलब 712 से लेके 1707। 1707 कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग 1757 कहेंगे, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बातें मानते हैं। 1717 इसलिए क्योंकि औरंगजेब उत्तर मुगल काल में ये औरंगजेब का निधन होता है 1707 में। उसके बाद मुगल कमजोर हो जाते हैं, जो पहले का मुगल और अब का मुगल, मतलब मुगल इतना कमजोर और शिथिल हो जाता है कि अब यूरोपीय कंपनियां मुगलों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह के युद्धों में मुगलों को भी हरा दे रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, 1757 जब अंग्रेज बंगाल में पूरी तरह से प्रभावित रूप में आ गया और सिराजुद्दौला को बंगाल के जो नवाब था उसको पराजित करके बंगाल को अपने अंडर में ले लिया, है ना। और कई लोग इसको कहते हैं कि जैसे 1764 आ जाएगा तो मुगल बादशाह हो जाएंगे, बंगाल के नवाब हो जाएंगे, अवध के नवाब, सबको एक साथ भी बक्सर के युद्ध में हरा देता है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बातें मानेंगे, लेकिन यही कुछ आसपास के टाइम पीरियड आपको मन में सेट करना है, ये मध्यकालीन है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जब आपको जो है वो 1757 के बाद, ये 1707 के बाद जो शुरुआत होगा समय, वो आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो शुरुआत होगा। तो ये 2 पेज का आपको नोट्स का जो पहली बार क्लास में है ये आपको समझा दिए। अब इसको आपको जो है वो आपको मिल जाएगा क्लास नोट्स के रूप में, एप्लीकेशन में भी एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा क्योंकि वहां बहुत सारे लोग जो होंगे वहां से आप प्रिंट भी नहीं करा सकते हैं। वहां बहुत सारे लोग केवल 99 रुपए में क्लास के करेंगे, अपने से नोट्स बनाएंगे। ये जो भी है, यह बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नोट्स लेंगे तो वो बाहर लेंगे, है ना। तो वो अलग अलग है, तो आपको ये व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कोर्स ले लिए तो भी, ना लिए तो भी, और आपको आराम से पीडीएफ के रूप में एक एक चैप्टर का देंगे। ऐसा नहीं कि एक एक दिन का नोट्स, नहीं, एक एक चैप्टर का आपको एक ही बार दे देंगे ताकि आप आराम से प्रिंट करा लेंगे और उसको आराम से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी हम अगले क्लास के अंदर में बातें करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्लास था, तो आपको सब जगह आपको देखने के लिए मिला होगा। कम बच्चा देख रहा, नहीं देख रहा, उससे मतलब नहीं। अगर आप सीरियस हैं तो आप तरीके से आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करिए, वीआर एजुकेशन के ऊपर में भरोसा रखिए, है ना। आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, सही कंटेंट सही दिशा में आपको पढ़ाएंगे और मार्क्स तो एकदम आना तय है, नोट्स वगैरह सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।